बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 59 मुलाहिज़ा फरमाएं। इस वक्त यहाँ आप दोनों की मौजूदगी मुझे शुबहात में मुब्तला कर रही है। मेरी इत्तला के मुताबिक पेड्रो के आदमी भी कुंचन बोरी में मौजूद हैं और आज सुबह सोंग फाटी की तरफ जाने वाले रास्ते से हटकर एक खाली फार्म हाउस के करीब 2 आदमियों की गोलियों से छिलनी लाशें भी मिली हैं और उनमें से एक लाश चियांग राई के फान फुन के आदमी की है। फांग फुन को इसकी इतला मिल चुकी है और वो तूफान उठा देगा। तुम कहना क्या चाहते हो कि उन दोनों को हमने कत्ल किया है और यहाँ भी हमारा ताल्लुक इस कांटे से कुछ हो सकता है? मास्टर ने उसे घूरा। बिल्कुल नहीं मास्टर, इंस्पेक्टर सोचान ने कहा। यहाँ कई रोज से इस किस्म के हंगामे हो रहे हैं। मास्टर पर से भी गालबन इसी चक्कर में मारा जा चुका है। इन हंगामों के हवाले से अखबारात बरमिला तुम्हारे इस लिटिल मास्टर पेड्रो और उसके एक और आदमी दारा का नाम ले रहे हैं। आज सुबह फांग फून की लाश मिलने के बाद पुलिस के अफसरान आला की एक मीटिंग हुई थी। मैं तो उस मीटिंग में शरीक नहीं था, लेकिन कार्रवाई से बेखबर नहीं हूँ। बाजरूजन कुछ बोलने के बजाय सवालिया निगाहों से इंस्पेक्टर की तरफ देखने लगा। इंस्पेक्टर ने कहा, लिटिल मास्टर के खिलाफ इन हंगामे में मुलव्वस होने का अगरचे कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला, लेकिन मीटिंग में फैसला किया गया कि मास्टर पर्सी के जिम्नाजियम और अखबारात के जरिए लिटिल मास्टर को ये वार्निंग दी जाए कि वो मजीद कोई हंगामा किए बगैर कुंचन बोरी से निकल जाए। बसूरत दीगर इसकी गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए जाएंगे। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है कि लिटिल मास्टर कुंचन बोरी से चला जाए, क्योंकि अब मामला बहुत ऊपर तक पहुंच चुका है। ओके, मास्टर हुजन ने गहरा सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात पर गौर करूंगा इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर नहीं मास्टर सुजान, इंस्पेक्टर जल्दी से बोला। थैंक यू सुजान। मास्टर ने यह कहते उसे हाथ मिलाया और हम वहां से रुखसत हो गए। 3 आदमी कश्ती में हमारे मुंतजिर थे। हमारे बैठते कश्ती की रस्सी खोल दी गई और 2 लड़के चप्पू चलाने लगे। रास्ते में मास्टर हुजन और मेरे दरमियान इस मौजू पर कोई बात नहीं हुई। कुंचन बोरी की लैंडिंग पर हम कश्ती से उतरकर उस कार में सवार हो गए जो वहां छोड़ गए थे। उन तीनों लड़कों को पर्सी के जिम्नाजियम पर छोड़कर हम लीजा वाली कोठी में आ गए। दारा वगैरह हमारे हाथ से निकल गए थे, लेकिन हमारे लिए सूरत-ए-हाल खासी तशवीशनाक हो गई थी और इस सिलसिले में महाराज से मशवरा करना जरूरी था। आपस में मशवरा करने के बाद मास्टर फोन पर महाराज से बातें करने लगा। तकरीबन 5 मिनट की गुफ्तगू के बाद उसने फोन बंद कर दिया। महाराज का कहना है कि पुलिस से उलझने की जरूरत नहीं, हम 3 दिन वहां रहें। इसी दौरान में दारा और उसके साथियों को भी तलाश करने की कोशिश करते रहें और फिर बैंकॉक वापस चले जाएं। मास्टर ने कहा, ओके मास्टर। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। बस रूचन चला गया और मैं प्रसाद और जानकी वगैरह को कॉटेज पर पुलिस के रेड और दारा वगैरह के फरार की तफसील बताकर इंस्पेक्टर सोचान से होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताने लगा। हमें पुलिस से उलझने की वाकई कोई जरूरत नहीं। मेरे खामोश होने पर जानकी ने कहा, मेरा ख्याल है अब दारा वगैरह भी यहाँ नहीं टिकेंगे, क्योंकि पुलिस उनके पीछे लग गई है। हो सकता है वो आज रात यहाँ से निकल जाए। बहरहाल हमें 3 दिन यहाँ गुजारने हैं, मैंने कहा, और फिर हम देर तक इसी मौजू पर बातें करते रहे। हमारे पास इसके सिवा और कोई मौजूद था भी नहीं। सुबह अखबारात सनसनीखेज खबरों से भरे हुए थे। हेडलाइन हाई खामन अबशार के करीब उस कॉटेज पर पुलिस के छापे के हवाले से थी। बूढ़े फ्रांसीसी की लाश, उसकी बीवी और बेटी की तस्वीरें भी थी। अखबारात ने इंस्पेक्टर सोचान का यह बयान भी नुमाया तौर पर शाया किया था कि कॉटेज में उस फ्रांसीसी फैमिली को यरगमाल बनाने वाले बैंकॉक के बहुत बड़े बदमाश पेड्रो के आदमी थे। उसने अपने बयान में दारा का नाम भी लिया था और बूढ़े फ्रांसीसी के कत्ल और उसकी बेटी के अगवा की जिम्मेदारी भी उसी पर डाल दी थी। काठी पर भूडे अंदाज में छापा मारकर इंस्पेक्टर सोचान ने अगरचे नहायत हमाकत का सबूत दिया था, लेकिन वहां मेरी और मास्टर हुजन की मौजूदगी से उसने दारा के हवाले से जो नतीजा अखज किया था वो 100% दुरुस्त था। अखबारात के सफ़े अव्वल पर इसी हवाले से छोटी छोटी कई सनसनीखेज खबरें थी, जिनमें एक खबर यह भी थी कि पुलिस के दर्जनों जवान रात भर उन पहाड़ियों में मीलों दूर तक फरार होने वालों को तलाश करते रहे, लेकिन ना तो उनका कोई सुराग मिला और ना ही उस फ्रांसीसी लड़की का कुछ पता चला जिसे यरगमाल बनाकर वो अपने साथ ले गए। अखबार ने यह खदशा भी जाहिर किया था कि शायद उस लड़की को भी खत्म कर दिया जाए। तमाम अखबार सफ़े अव्वल पर मेरे नाम वो नोट्स भी छपा था जिसमें मुझे 3 दिन के अंदर अंदर शहर से चले जाने का हुक्म दिया था। दोपहर को अगवाशुदा फ्रांसीसी लड़की के बारे में भी मेरे बदतरीन खदशात की तस्दीक होगी। कुंचन बोरी से शाम को शाये होने वाले अखबारात की तादाद 4 थी और ये चारों अखबार आमतौर पर 12 बजे मार्केट में आ जाया करते थे। इन चारों अखबारात की हेडलाइन एक ही थी, काड़ी से अगवा की जाने वाली लड़की को कत्ल कर दिया गया था। उसकी लाश कुंचन बोरी से मीलों दूर रबान पोंग से भी आगे पूथा राम की तरफ जाने वाली सड़क के करीब दान के खेतों में मिली थी। उस लाश की इतला सुबह 6 बजे के करीब एक काश्तकार ने मुकामी पुलिस को दी और उसके 1 घंटे के अंदर अंदर इस समर की तस्दीक हो गई कि ये उसी फ्रांसीसी लड़की की लाश थी जिसे 3 खतरनाक मुजरिम काटे से अगवा करके फरार हुए थे और पुलिस मुजरिमों उस लड़की की तलाश में सरगर्दा थी। अखबारात की इतला के मुताबिक लड़की को मौत के घाट उतारने से पहले उस पर मुतअद्दद मुजरिमाना हमले भी किए गए थे। इस खबर से मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि दारा और उसके दोनों साथी रात ही को कुंचन बोरी की हदूद से निकल गए थे जहां से लाश मिली थी। वो जगह कुंचन बोरी से तकरीबन 60 मील के फासले पर थी।
और जाहिर है वो लोग रात ही रात में इतना तवील फासला नहीं तय कर सकते थे, जिसका मतलब था कि उनके पास सवारी का इंतजाम था। उन्होंने या तो पहले ही कोई गाड़ियां पहाड़ियों में कहीं छुपा रखी थी या कोई गाड़ी किसी से छीनी गई थी। बहरहाल इस बात की तस्दीक हो गई थी कि दारा और उसके साथियों ने अब कुंचन बोरी से आगे का रास्ता नाप लिया था। उन्होंने जो हालात इख्तियार किए थे उसे देखते हुए मुझे यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो लोग बान पूंग से होते हुए एक तवील चक्कर काटते हुए बैंका की तरफ निकल गए थे और अब तक यकीनन किसी महफूज पनाहगाह में पहुंच चुके होंगे। अब हमारे लिए कुंचन बोरी में पड़े रहना वाकई ही बेसूद था। मैंने मास्टर हुचन को फोन किया ताकि उसे सूरत-ए-हाल बताकर प्रोग्राम बनाया जा सके। मास्टर हुचन ने भी दोपहर के अखबारात देख लिए थे। अभी नहीं, उसने मेरी बात सुनने के बाद कहा। उसी रात बैंकॉक में फ्रांसीसी सिफारत खाने को इन वाकयात की इतला मिल गई थी। बाद सिफारतकार सुबह सवेरे कुंचन बोरी पहुंच गए हैं। यहाँ आने के बाद सुबह 10 बजे उन्हें उस लड़की की लाश के बारे में इतला मिली थी। फ्रांसीसी सिफारतकार हम पर बरहम है। मुकामी पुलिस अपनी कारकर्दगी दिखाने में मसरूफ थी। अगरचे ये शवाहिद मिल गए हैं कि दारा वगैरह कुंचन बोरी की हदूद से निकल चुके हैं, लेकिन पुलिस ने शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर रखी है। बड़ी सख्त चेकिंग है। पुलिस को शुबह है कि दारा वगैरह अकेले नहीं होंगे। उन्होंने मुकामी गुंडों की खिदमात हासिल कर रखी होंगी और पुलिस को ऐसे ही आदमियों की तलाश है। शहर में भी चेकिंग हो रही है और मशकूक अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और इस सूरत में तुम्हारे लिए बाहर निकलना मुनासिब नहीं। बेहतर यह है कि 1-2 दिन आराम कर लो। चेकिंग का सिलसिला खत्म होते ही हम यहाँ से निकल चलेंगे। ठीक है मास्टर, अब आराम ही किया जाए, मैंने कहते हुए रिसीवर रख दिया। और जाहिर है हमारे पास आराम करने के सिवा और कोई चारा भी ना था। दोपहर के खाने के बाद लीजा तैयार होकर अपने मसाज पार्लर पर पहुंच गई। 2 दिन से वो भी हमारे साथ मकान में बंद रही थी। दारा उसके साथ ही 2-3 साथियों को मालूम हो चुका था कि हमारा लीजा से भी कोई ताल्लुक है। शांग और उसके 2 साथी मारे गए थे। दारा वगैरह फरार हो गए थे और मेरे ख्याल में लीजा को अब कोई खतरा नहीं था, इसलिए वो मेरे मशवरे पर ही अपने मसाज पार्लर जाने पर आमादा हुई थी। उसके मसाज पार्लर पर अगरचे काम करने वाली लड़कियां भी थी और लीजा ने फोन पर उनसे राब्ता भी रखा हुआ था, लेकिन उसकी अदम मौजूदगी से उसके बिजनेस पर अच्छा खासा असर पड़ रहा था, इसलिए आज वो मेरे कहने पर चली गई। शाम 8 बजे के करीब एक और संतरी खेज इतला मिली। पुलिस ने पाथम को शक की बिना पर हिरासत में ले लिया था। पाथम हमसे अलग ही था और एक गेस्ट हाउस में मुकीम था। उसे भी पता चल गया था कि पुलिस मशकूक अफराद को चेक करती फिर रही है। पुलिस की इतला थी कि बैंकॉक से ताल्लुक रखने वाला सोकट नाम का एक शख्स इस गेस्ट हाउस में मौजूद है। सोकट किराए का कातिल था। वो कई वारदातों में पुलिस को मतलूब था। पुलिस की बारी नफरी ने शाम का अंधेरा फैलते ही उस गेस्ट हाउस को घेरे में ले लिया। सोकट तो पुलिस को नहीं मिला, अलबत्ता पुलिस ने 3 आदमियों को मशकूक करार देकर पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया और उन तीनों में पाथम भी था। ये इतला मुझे लीजा ने फोन पर दी। वो गेस्ट हाउस उसके मसाज पार्लर के करीबी था। लीजा को मालूम नहीं था कि पाथम वहां ठहरा हुआ है, लेकिन जब पुलिस ने छापा मारा तो आसपास के लोग सूरत-ए-हाल मालूम करने के लिए वहां जमा हो गए। लीजा भी अपने पार्लर से बाहर आ गई। उसने पाथम को देखा तो 2 पुलिस वाले उसे एक और आदमी को मारते पीटते पुलिस की गाड़ी में धकेल रहे थे। लीजा उस वक्त तो आगे नहीं बढ़ी, लेकिन पुलिस के जाने के बाद वो गेस्ट हाउस पहुंच गई। गेस्ट हाउस की मालिका एक 1.5 उम्र औरत थी। वो लीजा को अच्छी तरह जानती थी क्योंकि लीजा गेस्ट हाउस में मुकीम ग्राहकों के मसाज के लिए यहाँ आती रहती थी। यहाँ से लीजा की तस्दीक होगी कि वो पाथम ही था जिसे पुलिस मशकूक करार देकर ले गई थी। लीजा ने अपने मसाज पार्लर पहुंचकर मुझे फोन पर इतला दी। क्या तुम्हें यकीन है कि वो पाथम ही था? मैंने पूछा। मैं उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकती, लीजा ने कहा। वो पाथम ही है। उसने अपने नाम ही से उस गेस्ट हाउस में कमरा बुक करवा रखा है। ये तो बड़ी तशवीशनाक खबर है, मैंने कहा। बहरहाल मैं मास्टर हुचन को इतला देता हूँ। तुम्हारा कहीं जाने का प्रोग्राम तो नहीं? लीजा ने पूछा। नहीं, मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैंने कहा। तो ठीक है, मैं भी 1-1.5 घंटे में आ जाऊंगी, लीजा ने कहा। मैंने फोन बंद कर दिया। चंद सेकंड बाद दोबारा रिसीवर उठाया और पर्सी के जिम्नाजियम का नंबर मिलाने लगा। मास्टर हुचन वही था। राब्ता होने पर मैंने उसे पाथम के बारे में आगाह कर दिया। पुलिस कुछ ज्यादा ही सरगर्म नजर आ रही है। बहरहाल मैं देखता हूँ कि मामला क्या है, मास्टर हुचन ने कहा और फोन बंद कर दिया। मैं पाथम के लिए परेशान था। पुलिस के हथकंडों से कौन वाकिफ नहीं, हो सकता है उसे जबान खोलने पर मजबूर कर दे। मेरा ख्याल था कि पाथम के सिलसिले में मास्टर इंस्पेक्टर सोचान से किसी किस्म की मदद लेने की कोशिश करेगा, लेकिन गुज़िश्ता रात काठे में इंस्पेक्टर सोचान की बातों से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो मास्टर हुचन का एहतराम तो करता था, लेकिन उसे अपनी मनसबी जिम्मेदारियों का भी एहसास था। उसने अगरचे ये मशवरा दे दिया था कि हम पहली फुर्सत में ये शहर छोड़कर चले जाएं, लेकिन मैं इस हकीकत से भी अच्छी तरह वाकिफ था कि अगर उसे मुझे गिरफ्तार करना पड़ा तो वो बिला झिझक मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल देगा। पाथम के लिए थाई और जानकी भी परेशान थी। जाहिर है वो हमारा वफादार साथी था और हमारे लिए कई मरतबा जान की बाती लगा चुका था। उसे इस तरह बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जा सकता था, लेकिन अभी यह देखना बाकी था कि पुलिस उसके साथ क्या सलूक करती है। मुमकिन है पूछगछ के बाद उसे छोड़ दिया जाए और उसके मकान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था।
कि पूछगछ के दौरान ही में पुलिस को कोई ऐसी बात मालूम हो जाए जिससे मामला उलझ जाए। बाज़ औक़ात कोई बहुत मामूली सी बात भी पुलिस को मानी खेज नताइज अखज़ करने पर मजबूर कर देती है। वो रात गुजर गई। बासरूजन की तरफ से कोई इतला नहीं मिली और ना ही किसी और जरिए से पातम के बारे में कुछ मालूम हुआ। सुबह 7 बजे के करीब टेलीफोन की घंटी की आवाज से मेरी आंख खोली। टेलीफोन हाल में रखा हुआ था। मैं अपने कमरे से निकला तो लीजा मुझसे पहले वहां पहुंचकर फोन उठा चुकी थी। फोन पर 1-2 जुमलों के तबादले के बाद उसने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। बासरूजन की कॉल है। यस मास्टर। मैंने रिसीवर लेते ही माउथ पेस में कहा, पातम के बारे में कुछ पता चला? हाँ, लेकिन मामला काफी गंभीर हो गया है लिटिल मास्टर। मास्टर ने जवाब दिया। क्या मतलब? मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। जरा तफसील से बताइए मास्टर। जिस गाड़ी में तुम लोगों ने सामी की लाश फेंकी थी वो किसकी थी? मास्टर ने पूछा। वो किसी कंपनी की गाड़ी थी, मैंने कहा, और उस गाड़ी के बारे में तफसील बताने लगा। पातम ने बताया था कि वो कंपनी अरसा पहले खत्म हो चुकी है। गाड़ी की नंबर प्लेट भी बदली हुई है और अब उस गाड़ी के जरिए ये पता नहीं लगाया जा सकता कि वो किसके इस्तेमाल में थी। लेकिन मामला क्या है मास्टर? उस गाड़ी का जिक्र यहाँ कैसे? मैंने कहा था ना कि यहाँ की पुलिस बहुत तेजी से काम कर रही है, बासरूचन ने कहा। पुलिस ने पातम को महज पूछगछ के लिए गेस्ट हाउस से उठाया था। पातम ने अपने बारे में बताया है कि वो मोटर मैकेनिक है और सैरो तफरी के लिए यहाँ आया हुआ है। उसने अपने वर्कशॉप का पता भी बता दिया था। तफ्तीशी ऑफिसर ने उसके बारे में तस्दीक करने के लिए बैंकॉक में उस इलाके की पुलिस स्टेशन को फोन किया। वो सिर्फ ये मालूम करना चाहता था कि वहाँ इसके खिलाफ कोई केस वगैरह तो नहीं, लेकिन वहाँ से ये सनसनीखेज इंकिशाफ किया गया कि पातम नाम का मोटर मैकेनिक पुलिस को एक ऐसी कार की तफ्तीश के सिलसिले में मतलूब है जिसमें पेड्रो के 22 सामी की लाश फेंकी गई थी। बासरूचन चंद को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, मैंने कहा था ना कि पुलिस बाज़ औक़ात किसी बहुत मामूली सी बात से भी बड़े बड़े नताइज अखज़ कर लेती है। बैंकॉक पुलिस ने बड़ी मेहनत से उस गाड़ी के बारे में मालूम किया था वो दरअसल किसकी मलकियत थी और उन दिनों किसके इस्तेमाल में थी। बैंकॉक पुलिस ने सरसरी अंदाज में पातम के असिस्टेंट से इसके बारे में पूछा था ताकि उसे किसी किस्म का शुबा ना हो सके। असिस्टेंट ने बताया था कि पातम सैरो तफरी के लिए दोस्तों के साथ शहर से बाहर गया हुआ है। बैंकॉक पुलिस वर्कशॉप की निगरानी कर रही थी ताकि पातम के वापस आते ही उसे बेखबरी में गिरफ्त में लिया जाए। और मेरा ख्याल पातम जब से यहाँ आया है उसने अपने असिस्टेंट से भी फोन पर राब्ता नहीं किया, वरना इसे पुलिस इंक्वायरी के बारे में पता चल जाता। मेरे दिमाग में आंधियां चलने लगी और पूरे जिस्म में सनसनी की लहरें दौड़ने लगी। पातम इस खुशफहमी में मुबतला था कि उस गाड़ी के बारे में मालूम नहीं किया जा सकता, और इस हकीकत को उस वक्त मैं भूल गया था कि पुलिस जब दयानतदारी से काम करती है तो गड़े मुर्दे भी उखाड़ लेती है। और फिर वो मामला तो पेड्रो के भाई के कत्ल का था जिसकी वजह से बैंकॉक में शदीद हंगामे थे और कई बेगुनाह मारे गए थे। बैंकॉक पुलिस ने सामी के कत्ल के इल्जाम में नामालूम कातलों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी और महाराज की वजह से FIR में मेरा नाम नहीं आया था। लेकिन अब मामला एक नया रुख इख्तियार कर गया था। मेरे और पातम के दरमियान ताल्लुक तलाश करने में पुलिस को अब ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। मास्टर, बिलाखिर मैंने कहा, मामला वाकई बहुत गंभीर हो गया है। अगर पातम इस केस में फंस गया तो मजीद गड़बड़ होगी। पातम की इस तरह बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जा सकता। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, मास्टर ने कहा, लेकिन मसला ये है कि पातम के बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते कि उसे कहाँ रखा गया है। मैं समझा नहीं मास्टर, मैंने पूछा। उस गाड़ी से पातम के ताल्लुक के इंकिशाफ के बाद पातम को किसी खुफिया जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि उस गाड़ी से पेड्रो के भाई की लाश मिली और पेड्रो तक ये खबर पहुंचने में देर नहीं लगेगी कि पातम पकड़ा गया है। हो सकता है वो यहाँ पहुंच जाए। पुलिस को ये भी शुबा है कि सामी तुम्हारे हाथों कत्ल हुआ था और जब लाश पैराडाइज के कंपाउंड में डाली गई थी तो उस वक्त तुम भी उस गाड़ी में मौजूद थे और यहाँ की पुलिस जानती है कि तुम इस वक्त कुंचन बोरी में मौजूद हो। इसलिए हिफ्ज़े मुक़द्दम के तौर पर पातम को किसी खुफिया मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है जहाँ उससे पूछगछ की जाएगी और उसके बाद उसे बैंकॉक पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन मास्टर, क्या पातम को बेयारो मददगार छोड़ा जा सकता है? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, बासरूचन ने कहा। तफ्तीश के दौरान में अगरचे पुलिस ने पातम से तुम्हारा ताल्लुक कायम कर लिया तो महाराज का वो मंसूबा मुतासर होने का खतरा बढ़ जाएगा जिसके लिए तुम्हें तैयार किया जा रहा है। कैसा मंसूबा? मैं चौंक गया। अभी नहीं, मास्टर की आवाज सुनाई दी। ये बात तो शायद कबल वक्त मेरे मुंह से निकल गई, लेकिन वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा। बहरहाल तुम परेशान मत हो। मैं आज ही मालूम करने की कोशिश करूंगा कि पातम को कहाँ रखा गया है। मुझे जरूर इतला देना मास्टर, मैंने कहा। पातम ने मेरे लिए कभी अपनी जान की परवाह नहीं की। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। ओके, मैं तुम्हें बता दूंगा, मास्टर ने कहा और फोन बंद कर दिया। मैंने भी रिसीवर रख दिया और मुड़कर देखा तो लीजा के साथ जानकी भी खड़ी थी। मेरी बातों से जानकी समझ गई थी कि सूरत-ए-हाल खासी संगीन है। मैंने उसे तफसील बताई तो उसकी आंखों में तशवीश उभर आई। अब क्या करना है? जानकी ने पूछा। सबसे पहले तो ये मालूम करना है कि उसे कहाँ रखा गया है और फिर उसके बाद ही कुछ सोचा जाएगा, मैंने जवाब दिया और लीजा की तरफ देखते हुए चाय की फरमाइश कर दी। लीजा वहां से चली गई तो मैंने जानकी की तरफ देखते हुए मदम लहजे में कहा,
बैंकॉक पुलिस उस गाड़ी के जरिए पाथम के वर्कशॉप तक पहुंच चुकी है। यहाँ की पुलिस ने भी पाथम के बारे में तस्दीक करने के लिए बैंकॉक पुलिस को फोन किया तो मालूम हुआ कि बैंकॉक में पाथम के वर्कशॉप की निगरानी की जा रही है। वो जैसे ही वापस पहुंचेगा पुलिस उसे पकड़ लेगी। मामला यहीं पर गड़बड़ हो गया। जानकी ने मेरी बात काट दी। हाँ, मैंने कहा इस मामले को आगे बढ़ने से रोकने का यही एक तरीका है कि पाथम को पुलिस की तहवील से निकाला जाए। हाँ, ये बहुत जरूरी है, जानकी ने कहा और थाई की तरफ देखने लगी जो अपने कमरे से निकलकर आंखें मलती हुई आ रही थी। इससे पहले कि थाई कुछ पूछती मैंने उसे खामोश रहने का इशारा किया। लीजा चाय लेकर आ रही थी। लीजा थाई के लिए भी चाय बनाकर ले आई थी। चाय पीने के दौरान में पाथम ही के बारे में बातें होती रहीं। लीजा अगरचे काबिले एतमाद थी, हमने उस पर मुकम्मल भरोसा किया था और उसने अभी तक हमारे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई थी, लेकिन मैं उसे सारी बातों से आगाह नहीं करना चाहता था। शाम 7 बजे के करीब मसरूजन खुद ही पहुंच गया। पाथम का पता चला लिया है। उसने मेरे पूछने से पहले ही कहा उसे सोए थांग पर वाकई एक बंगले में रखा गया है। ये बंगला बजाय एक रिटायर्ड प्रोफेसर की रिहाइश का है, लेकिन दर हकीकत स्पेशल पुलिस के इस्तेमाल में रहता है। यहाँ ऐसे लोगों से पूछताछ की जाती है जो नहायत संगीन और अहम मामलात में मुलव्वस होंगे। उसे तुम टार्चर सेल भी कह सकते हो। यहाँ इधर रसानी के जदीद तरीन हालात मौजूद हैं। ये स्पेशल पुलिस वाले तशद्दुद के ऐसे ऐसे तरीकों से वाकिफ हैं कि पत्थर भी बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। आपको ये बातें परसी के एक शागिर्द से मालूम हुई हैं, मास्टर ने मेरी बात काटते हुए कहा। उसका एक कजन स्पेशल पुलिस में है, उसने सब कुछ उसी से मालूम किया है। और वहाँ हिफाजती इंतजामात? मैंने पूछा। वहाँ 4 आदमी हैं, मास्टर ने जवाब दिया। वो चारों मुस्तकिल उस बंगले पर ड्यूटी देते हैं। आज एक 5वां आदमी भी वहाँ मौजूद है जो पाथम से पूछताछ कर रहा है। यह स्पेशल पुलिस के इंटेरोगेशन सेल का एक इंस्पेक्टर है जिसे नायब शफाक और जालिम समझा जाता है। इसका मतलब है कि पाथम की जिंदगी को खतरा हो सकता है, मैंने कहा।